हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके सिमेट्री के अंदर, ठीक है। तीन तरह की सिमेट्री हम पढ़ चुके, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लास्ट जो सिमेट्री है वो है ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन से, नीचे सबस्क्रिप्ट एन लगाते हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एक्सिस ऑफ जो सिमेट्री थी हम उसको सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में देखो एक वर्ड यूज करा है यहाँ पे, एक ऑल्टरनेट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का आगे मैंने सिर्फ क्या लगा दिया, ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर से मैं बता चुका हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या, ये एक ऐसी एक्सिस है, कोई भी अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को एक ऐसी एक्सिस ढूंढनी है, ठीक है। वो कैसे भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है एक्सिस, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है, इंक्लाइंड कैसे भी हो सकती है। उस एक्सिस के अलोंग जब भी मैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी मान लिया ये एक्सिस है, तो मैंने इस एक्सिस से इसको कितना भी रोटेट कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, 180 भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री में करते थे। जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने के बाद अब जिस एक्सिस के अलोंग मैंने इसको रोटेट करा, अभी एक्सिस के, इस एक्सिस के अलोंग मैंने इसको रोटेट करा, तो जिस एक्सिस के अलोंग मैंने इसको रोटेट करा उसके परपेंडिकुलर, उसके 90 डिग्री पे हमें मिरर लगाना है। अभी इस एक्सिस का मैंने अलोंग क्या करा, रोटेट करा, तो मिरर लगाना। अब मिरर यहां लगा लो या यहां लगा लो बॉटम में, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, ऐसे ही होगा ना 90 डिग्री, तो यहां लगा लिया मिरर या फिर यहां लगा लिया। मिरर लगाने पे अब जो इस रोटेटेड पार्ट की जो मिरर इमेज बनेगी, वो जो ओरिजिनल हमारे स्ट्रक्चर था उस दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही होगी, मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो वही चीज मैंने लिखा है, it is an imaginary axis along which a molecule is rotated by theta and then reflected across a mirror kept perpendicular to the imaginary axis. If same structure of molecule is reappear, then imaginary axis is known as alternate axis of symmetry of molecule, ठीक है। तो वही बोला मैंने कि किसी भी एंगल थीटा पे हमें क्या करना है, रोटेट करना है, और इस तरीके से रोटेट करना है कि जब जिस एंगल से, जिस एक्सिस से हमने उसको रोटेट करा, जिस एक्सिस से हमने रोटेट करा उसके परपेंडिकुलर हमें क्या रखना है, एक मिरर रखना है, ठीक है। और वो मिरर रखने पे जब उसकी इमेज बनेगी तो वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर के क्या बनने चाहिए, बिल्कुल सेम बनने चाहिए, इक्विवेलेंट बनने चाहिए, मतलब रीअपियर हो जाना चाहिए स्ट्रक्चर। तो उस एक्सिस को जो इनिशियली एक्सिस के अलोंग हमने रोटेट करा था उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वापस से मैंने मान लिया 90 डिग्री से करता, तो कितना था 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाती, 4 आ जाती, तो मैं इसको क्या लिखता, S4 ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री में Cn लिखते थे। अगर 180 से करूंगा तो 180 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 180 कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 आएगी, तो हम क्या बोलेंगे, S2 ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, एग्जाम्पल देखते हो, उससे और ज्यादा क्या होगा, ये क्लियर होगा, ठीक है। इसको जल्दी से एक बार कॉपी कर ले, ठीक है। अब इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हमें ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है बहुत इजीली समझ में आएगी, ठीक है। डेफिनेशन हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है, मैंने लिखने की तो कोशिश करी उसको पूरा प्रॉपर तरीके से, फिर भी अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर मैंने लिखा CH H, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, उसको समझते हैं। sp2 है, ये भी sp2 है, तो ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर होगा। मैंने मान लिया इस बोर्ड के प्लेन में ही हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या करा, इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये जो हमें दिख एक्सिस, ठीक है, ये वाला लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अलोंग मैंने क्या करा, इसको रोटेट करा इस तरीके से, कितना 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री मैंने इसको रोटेट करा। तो 180 डिग्री जब मैं इसको रोटेट करूंगा, 180 डिग्री में इसको जब रोटेट करूंगा, तो देखना ये जो ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो ये मॉलिक्यूल हमें इस प्लेन में दिख रहा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो मुझे ऐसे दिख रहा है, तो इस एक्सिस का लॉन्ग रोटेट कर रहा हूं तो कैसे हो जाएगा ये, ठीक है, पराठा वाला, ठीक है, प्लेन चेंज हो जाएगा इसमें,
ठीक है, स्टेयरिंग वाला नहीं है, पराठा वाला मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा प्लेन, ये इस तरीके से। तो ये जो H है वो इधर चला जाएगा, है ना, और ये Cl है वो इधर चला जाएगा, और ये H इधर आ जाएगा और Cl इधर आ जाएगा। तो इसको देखें, ये इस तरीके से हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये C दोनों आपस में एक दूसरे की पोजीशन क्या कर देंगे चेंज, तो भी C रहेगा कार्बन, और इधर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर क्लोरीन आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, जब 180 डिग्री मैंने क्या करा, इस एक्सिस के अलॉन्ग मैंने 180 डिग्री इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया, इस तरीके से रोटेट कर दिया, तो ये कार्बन कार्बन ऐसे, और टर्मिनल जो एटम है वो एक दूसरे की पोजीशन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अब हमारी एक्सिस, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, इस इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग मैंने इसको क्या करा, रोटेट करा। तो मैंने बोला इसको रोटेट करने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर दिखेगा, इस पे क्या लगाना, हमें मिरर लगाना है। और मिरर कहाँ लगाएंगे, मिरर लगाने की कंडीशन है, ये कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि जिस एक्सिस के अलॉन्ग, वो एक्सिस ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, कैसे भी हो एक्सिस, ठीक है, वो उस एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या रखेंगे, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर रखेंगे। अब ये एक्सिस ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर कैसे, ऐसे ही होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर दे रहा हूं, इस एक्सिस के अलॉन्ग मैंने क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। तो यहां पर मैंने क्या करा, ये इस तरीके से मिरर लगा दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसमें ये मिरर है, और मिरर ऐसे ही क्यों लगाया, क्योंकि कंडीशन है ये एक्सिस ये है, तो इस एक्सिस के मुझे क्या लगाना था, परपेंडिकुलर ही क्या लगाना था, मिरर लगाना था। तो यहां पर जब ऐसा करोगे आप, तो अब देखना इसकी मिरर इमेज हमें बनानी है। ये मॉलिक्यूल ऐसा है, तो इसकी मिरर इमेज जब नीचे बनाएंगे तो देखना यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो अब यहाँ पे जो ये 4 बॉन्ड है, इस H की मिरर इमेज यही बनेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा H। Cl पीछे दिख रहा है, तो ये Cl का आ जाएगा, यहाँ इधर आ जाएगा। इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी Cl, और ये पीछे दिख रहा है H, तो इसकी मिरर इमेज क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने जब मिरर लिखा तो ये इसकी क्या बन गई, मिरर इमेज बन गई। अब ये देखिए, जो मिरर इमेज बनने के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर आया, क्या वो रीअपियर हो रहा है क्या, सेम। देखना इधर Cl Cl H H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, एज इट इज। अगर मैं इनको नाम दे दूं, अगर मैं इनको नाम दे दूं इस तरीके से, इसको अगर मैं बोलता हूं A, इसको अगर मैं नाम दूं B, और इसको अगर मैं नाम दूं C, ठीक है, तो जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था A, ठीक है, वो, और जो मिरर इमेज बनने के बाद जो फाइनल मिला मुझे C, तो A और C दोनों कैसे, देख सकते हो बिल्कुल कैसे आइडेंटिकल है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये वाली जो एक्सिस है जिसके अलॉन्ग हमने इसको रोटेट करा है, ये क्या होगा, इसकी ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें n क्या होगा। तो n मैंने बोला इसमें जो n है वो किस तरीके से निकालते हैं, 360 डिवाइडेड बाय थीटा। अब यहां पर थीटा क्या है, कितना रोटेट करा मैंने, 180 डिग्री, तो यहां पर मैंने डिवाइड कर दिया इसको 180 से, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा इसको, S2 ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल हैज S2 ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आ रही मेरी बात समझ में। तो इस एग्जाम्पल से अब थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इस एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी रख के देख सकता था, ठीक है, तो आप चाहो खुद से घर पे, ठीक है, ट्राई करके देखना। अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग, और जरूरी नहीं 180, कोई भी एंगल हो सकता है, 45, 60, 90, जैसे हम किस में निकालते थे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में निकालते थे, एंगल कुछ भी हो सकता था, वैसे कोई भी एंगल देख सकते थे। बस ये समझ में आया तो थोड़ा सा मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया, और वो तो मेरे को पहले पता था कि 180 रोटेट करोगे तो ये आएगा नहीं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, ना कभी नीट में, जेई में, ठीक है, एडवांस वगैरह में नहीं पूछा था, लेकिन हाँ नॉलेज के पर्पज से कि कभी ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या, ठीक है, और कभी गलती से आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ये देख, इसको कॉपी कर ले एक बार, और एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। नहीं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके और कॉपी कर लेना।
ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ जो सिमेट्री है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसका डायरेक्टली कोई यूज कहीं पर होता नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली कहीं पे कोई यूज एज सच होता नहीं है। लेकिन जनरली जो लोग बुक्स पढ़ रहे होते हो या कई बार किसी बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर तो हर तरह के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो वहां पर क्या है, हर तरह के क्वेश्चंस के अंदर कई बार पूछ लेता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो उसमें भी आपको पता तो होना चाहिए है क्या चीज, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखें इसमें, देखो मैंने लिया एक साइक्लो, ठीक है, हेक्सेन टाइप ले लिया। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा चेंज ये कर रहा हूं कि इसमें मैं क्या करता जा रहा हूं, देखना, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अभी जब कुछ नहीं था तो मैं क्या मान के चल रहा था, सब पे क्या हाइड्रोजन लगे दो 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 दो, ठीक है, क्योंकि सब कैसे sp3। यहां पर लगाया मैंने क्या, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। फिर यहां मैंने क्या करा, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। फिर यहां मैंने क्या करा, ये भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तीनों मिथाइल ग्रुप देखोगे तो किस पे है, ये वेज पे। फिर यहां पर जो रिमेनिंग है उस पे मैंने क्या करा, ये भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया, लेकिन इस बार डैश पे। फिर यहां पे देखना, ये भी मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया, लेकिन इस बार ये भी डैश पे। और ये भी मैंने क्या करा, मिथाइल ग्रुप लगाया और ये भी क्या डैश पे लगा दिया। आ रही बात समझ में। अब मैंने क्या करा, पिछली बार जो मैंने लिया था पिछला एग्जांपल, उसमें मैंने क्या करा था, इस प्लेन को इसे पराठे वाला मतलब पलटा देने, ठीक है, उसको प्लेन के परपेंडिकुलर लिया था। अब इस बार मैं स्टीयरिंग वाला ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या है, ये सेंटर है ना, ये सेंटर है और यहां से क्या है, मुझे पता है इनके बीच में, ठीक है, अगर ये साइक्लोहेक्सेन होता तो इसके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस बार इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं, 60 डिग्री। तो ये वाला जो वर्टेक्स है इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला ऐसे एक 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 क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो जब मैं ऐसा करूंगा, इसको 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूं और किसके अंदर कर रहा हूं, प्लेन के अंदर ही, मतलब ये ऐसा है तो इस तरीके से रोटेट कर दे रहा हूं, ठीक है, पलट नहीं रहा हूं, प्लेन के अंदर स्टीयरिंग वाला इस तरीके से 60 डिग्री से इसको क्या कर दे रहा हूं, रोटेट कर दे रहा हूं। 60 डिग्री से जब मैं रोटेट करूंगा इसको, ठीक है, जब मैं इसको क्या करूंगा, 60 डिग्री से रोटेट करूंगा, तो देखना इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है मुझे किस तरीके से नजर आएगा, यहां पर। अब जब इसको रोटेट करूंगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो ऊपर क्या मिल जाएगा, इस बार मुझे डैश मिल जाएगा। तो यहां पर तो मुझे मिलेगा डैश, ठीक है। तो ऑल्टरनेट अब उससे बिल्कुल क्या हो जाएंगे, चेंज, ऑल्टरनेट अब क्या मिलेंगे, डैश, इस तरीके से। यहां पे भी डैश पोजीशन पे और यहां पर भी डैश पोजीशन पे। रिमेनिंग जो है वो क्या हो जाएंगे, वेज हो जाएंगे, ये वेज हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, वेज हो जाएगा और ये भी वेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 60 डिग्री रोटेट करेंगे इन प्लेन के अंदर तो इस तरीके से मिल जाएगा। अब देखना, जो मेरा रोटेशन था 60 डिग्री का, ठीक है, रोटेशन जो था 60 डिग्री का कैसे था, इस प्लेन के अंदर था, यानी मतलब इस प्लेन, इस एक्सिस के अलोंग मैंने इसको क्या करा, रोटेट करा। तो अब जो मेरे को मिरर रखना पड़ेगा, अब जो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, मिरर रखना पड़ेगा, वो अगर इस प्लेन के इस एक्सिस के अलोंग में इसको रोटेट कर रहा हूं तो मिरर कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे तो रखना पड़ेगा इसके परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में, इसके कैसे रखना पड़ेगा मुझे, अगर इस एक्सिस के अंदर, तो मिरर कैसे रखना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर क्या, वापस ऐसे ही रखेंगे मिरर। तो देखना यहां पे जब ऐसे रखोगे मिरर, जब आपने इस तरीके से मिरर रखा इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे बोल दूं मैं, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है और उसके मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लेन के अंदर। पिछली बार मैंने पलट दिया था, एक्सिस तो अभी भी यही है, लेकिन पिछली बार क्या था, मैंने पलट दिया था 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सिस तो अभी भी यही है। अब की बार मैं बोल रहा हूं एक्सिस यही है, लेकिन एक्सिस यही है, लेकिन मैं पलट नहीं रहा हूं उसको, स्टीयरिंग मतलब इस प्लेन के अंदर ही रोटेट कर रहा हूं, और कितने से, 60 डिग्री से, लेकिन एक्सिस तो अभी भी यही है। और एक्सिस के ये क्या हो गया, प्लेन जो मिरर है वो क्या रखना है, हमेशा परपेंडिकुलर रखना है। जब मैं इसको परपेंडिकुलर रखूंगा तो देखना इसको ध्यान से, इस तरीके से बनेगा कुछ, और इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहां पर, ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे, यहां पर, ठीक है। फिर
ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे, इधर पीछे, ये इधर बना दिया। ये वाला पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, ये बना दिया इधर। ये पॉइंट इधर मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आएगा मिरर इमेज में, और ये पॉइंट इधर बॉटम में आ जाएगा इस तरीके से। तो इसकी मिरर इमेज बनेगी। वापस से अगर मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ, ये ए स्ट्रक्चर है, 60 डिग्री रोटेट करने पे मुझे बी मिला, और ये क्या मिला, सी, इसके मिरर इमेज लेने पे। तो ए और सी देखोगे तो वापस मुझे क्या मिल रहे हैं, आइडेंटिकल मिल रहे। ए और सी मुझे क्या मिल रहे हैं, आइडेंटिकल मिल रहे। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर n की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय कितने डिग्री से रोटेट करा, 60 से, तो कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब इसमें S6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। तो एक और ये एग्जांपल है, ठीक है, इससे आपको इजीली क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल लेके मैंने इनको समझाने की कोशिश करी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री को तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन ऑल्टरनेट एक्सिस क्या है, मतलब ऐसी एक्सिस जिस एक्सिस के अलावा हम उसको रोटेट कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर हमें मिरर रखना है, और मिरर रखने के बाद, ठीक है, मिरर रखने के बाद अगर जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, ठीक है, वही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर से अगर मैच कर जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल हो जा रहा है, तो हम उस एक्सिस को क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और वापस से n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी। और देख सकते हो पिछले केस में S2 थी, इस केस में 6 है। वो डिपेंड करेगा कितने डिग्री से आप इसको क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले। अभी तक हमने सिमेट्री की बात करी थी, 4 तरह की सिमेट्री हम देख चुके, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसमें से मैंने बोला था POS और CSU सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम, इससे आगे बढ़ते ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, हेडिंग हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो एक सब्सटेंस के लिए डिफाइंड होती है। कौन से सब्सटेंस की, जितने भी हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो देख रहे थे, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल हम देख रहे थे, उनकी जो POS COS या जो भी सिमेट्री हम देख रहे थे, उन सब्सटेंस का नेचर कैसा है वो हमें क्या बताता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है। वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, और वो कैसे पता लगेगा उसी को हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कि इसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, ठीक है, उसके थ्रू हम समझेंगे। तो मैं बात करूँ सबसे पहले लाइट की, ठीक है। तो लाइट जो हम देखते, तो हम पता है हम एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास में पढ़ चुके, और फिजिक्स में भी हम पढ़ते, जो लाइट होता है उसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, EMW जिसको बोलते हैं, ठीक है, BMW नहीं, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, तो जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, हमें पता है जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल, फॉर एग्जांपल लाइट अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस पे, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये y हो गया। तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब आपकी तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी। तो ये इतना हमें पता है। अब लाइट के सोर्सेस बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे जो भी बल्ब्स वगैरह होते हैं हमारे, ठीक है, सोडियम लैंप्स होते हैं, वो भी लाइट का सोर्स है, सनलाइट भी है, ठीक है, इस तरीके से। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ स्पेसिफिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ऐसी लाइट जिसके अंदर एक ही वेवलेंथ हो, यानी जिसकी वेवलेंथ फिक्स्ड हो, मतलब मल्टीपल्स वेवलेंथ वाली लाइट ना हो। मल्टीपल वेवलेंथ का मतलब हो जाएगा एक से ज्यादा लाइट है, और एक से ज्यादा लाइट का मतलब क्या है, एक से ज्यादा कलर की, जैसे हमें पता है विबग्योर, ठीक है, विबग्योर जो हम देखते हैं उसमें क्या है, हमारे पास जो लाइट है उसके अंदर अलग अलग कलर, 7 कलर्स नजर आते हैं व्हाइट लाइट में। तो कॉम्बिनेशन किसका, विबग्योर का, ठीक है, वॉयलेट से लेके कहां तक, रेड का। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उनमें से किसी भी एक स्पेसिफिक लाइट की, ठीक है, तो वो एक लाइट होगी, लाइक वॉयलेट है वो एक लाइट होगी, ठीक है, इंडिगो एक हो गई, ठीक है, ऑरेंज एक हो गई, ब्लू एक हो गई, ग्रीन, सब एक पर्टिकुलर लाइट है, तो वो कैसे कहलाती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब यहां ध्यान रखें, यहां पे जो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें ऐसा सोर्स ऑफ लाइट चाहिए जिससे सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट मिले। तो मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है उसको
इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एक सर्किल के फॉर्म में, और इस तरीके से एरोज बना के, ठीक है, इस तरीके से एरोज बना के मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका क्या मतलब है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि जो लाइट है, ठीक है, लाइट क्या कर रही है, हर डायरेक्शन के अंदर, एक सोर्स ऑफ लाइट जो भी होगा, उस सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट आ रही है तो हर डायरेक्शन में क्या करेगी, ठीक है, मूव करेगी, यानी उसका जो प्रोपगेशन होगा हर डायरेक्शन में होगा, लाइट हर जिस डायरेक्शन जैसे ही वो निकलेगी तो हर डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होगा प्रोपगेशन के, और लाइट चारों तरफ क्या होगी, हमें नजर आएगी। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, किसको, मोनोक्रोमेटिक लाइट को। तो यहां पर इसको मैंने बोला मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अब ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को मैंने क्या करा, एक पोलराइजर, ठीक है, इसको क्या नाम दिया मैंने, एक पोलराइजर। ये है एक पोलराइजर से मैंने क्या करा, पास करा, ठीक है। पोलराइजर क्या करता है, पोलराइज करता है। पोलराइज का मतलब क्या है कि जो लाइट है अभी क्या कर रही है, सारे डायरेक्शन में, ठीक है, सारे डायरेक्शन में, ये क्या है, मुझे दिख रहा है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के सारे डायरेक्शन में। जब इस पोलराइजर से जब ये पास करेगी लाइट, तो ये सिर्फ एक ही किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जरूरी नहीं है मैं हॉरिजॉन्टल लूं, ठीक है, वर्टिकल लूं या इंक्लाइन लूं, किसी भी डायरेक्शन में जो मोनोक्रोमेटिक लाइट की है, किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, ये इंक्लाइंड हो जाएगी, एक डायरेक्शन में हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल बोलते हैं शॉर्ट में। पीपीएल का मतलब क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब एक ही प्लेन के अंदर वो क्या करेगी, लाइट लाई करेगी, हर डायरेक्शन में नहीं करेगी। तो जब इस पोलराइजर से इसको पास करोगे, ठीक है, जब इस पोलराइजर से इसको पास करोगे तो ये जो लाइट है, मैंने मान लिया इस एक ही डायरेक्शन में रह गई है, बाकी दूसरी डायरेक्शन में क्या करता है, ये जो हमारा पोलराइजर है, ठीक है, पोलराइजर है, वो क्या कर देगा, दूसरी डायरेक्शन में जितने भी लाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है, उन सबको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब टाइप कर लेगा, और जिस डायरेक्शन में इसका पोलराइजर का प्लेन होता है उसी डायरेक्शन में सिर्फ वो क्या रहने देता है लाइट को, बाकी सब क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब टाइप कर लेता है। ये जो पोलराइजर होते हैं कई तरह के होते हैं, इसमें एक स्पेशल होता है, ठीक है, जो जनरली आप सुनते कहीं पढ़ोगे भी सारी, निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म भी होता है, और कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें यूज कर सकते हैं एज ए पोलराइजर। यहां पर ये क्या है, कोई भी एक ऑर्डिनरी लाइट है, यानी ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बात करूं इसमें, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर लेता हूं, सोडियम लैंप है, ठीक है, तो सोडियम जो लैंप है उससे लाइट निकलती है, वो भी मोनोक्रोमेटिक होती है, ठीक है। और लेजर, ठीक है, देखा भी होगा, खेलते भी होंगे, लेजर शो भी सुने होंगे आपने, ठीक है, तो लेजर लाइट होती है, वो भी कैसे होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। ये पोलराइजर है, निकोल प्रिज्म है, और इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, और एक ही प्लेन में हमें क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। अब यहां तक तो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम देख रहे हैं। अब जब ये जो PPL है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मुझे ऑब्जर्व हो गई, जब इस लाइट को मैं, हमारे पास जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसका मैं क्या बना ले रहा हूँ, एक सॉल्यूशन बना ले रहा हूँ, उस सॉल्यूशन से मैं क्या कर रहा हूँ, इस PPL को मैं क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। जब मैं ऐसा करूंगा, तो जब मैं इसको ऐसा कर रहा हूं, तो यहां मैंने क्या करा, एक इस तरीके से ट्यूब ले ली, ठीक है,
ये ट्यूब ली और इसके अंदर मैंने अभी मान लिया कोई भी मेरे पास क्या है, ये कोई भी मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर कोई हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी मैंने सैंपल ले लिया, कोई भी XYZ, तो इसको मैं सिर्फ अभी लिख देता हूँ, सैंपल ले लिया मैंने ये, और ये क्या है, किस फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, इस सॉल्यूशन के थ्रू ये PPL को मैं क्या कराऊंगा, पास कराऊंगा। नहीं, अब जब जो भी हमारा कंपाउंड है इसमें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, इथीन ले लिया, कोई भी कहने का मतलब है, ठीक है, गैस हो जो भी हो, मतलब जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका मैंने क्या सॉल्यूशन फॉर्म बना लिया। अब इसके थ्रू मैं जब लाइट को पास करूंगा तो दो तरह के ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। दो तरह के ऑब्जर्वेशन क्या मिले, पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पहला इसमें जो ऑब्जर्वेशन है उसको मैं नाम दे रहा हूं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का क्या मतलब है कि जब ये PPL इस सॉल्यूशन से पास हो रही है, तो यहां से एंटर करके यहां से जब लाइट निकलेगी, तो जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो उसमें देखा गया है कि जो ऑप्टिकली इनएक्टिव वो जो लाइट थी वो एज इट इज, मतलब जो हमारा PPL था उसका प्लेन जो था, ठीक है, ये इस प्लेन में थी हमारी लाइट, तो अभी भी मुझे क्या इसी प्लेन में मिली, तो उसको नाम क्या दिया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है ये हमारा केमिकल कंपाउंड, ये हमारा ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, केमिकल कंपाउंड। अगर, ठीक है, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी, किसी भी डायरेक्शन में ले लो, जिस डायरेक्शन में इसके, जिस डायरेक्शन में, जिस प्लेन में ये, उस प्लेन से इसका कोई डिविएशन नहीं हुआ लेफ्ट राइट में, ठीक है, जैसे अभी मैंने कैसे ली, वर्टिकल ली, और ये वर्टिकल की वर्टिकल ऐसे बाहर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो केमिकल कंपाउंड है इसको रोटेट नहीं करवा पाया, इसको ना राइट में ना लेफ्ट में ना किसी तरीके से रोटेट करवा पाया। मतलब ये जो हमारा केमिकल है, जो सैंपल है, सॉल्यूशन है, वो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसके अंदर कोई प्लेन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। फिर अगर दूसरा केस हो सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है, अब जब मैं इस PPL को इस सॉल्यूशन से पास कर रहा हूं, जब इस PPL को जब मैं सॉल्यूशन से पास कर रहा हूं, तो दो चीज हो सकती है। पहली चीज क्या कि लाइट जो है ऐसे राइट में भी रोटेट हो सकती है, और लाइट क्या ऐसे लेफ्ट में भी रोटेट हो सकती है। मतलब ये जो प्लेन है इसका, ये प्लेन ऐसे राइट में भी रोटेट हो सकता है और ये लेफ्ट में भी रोटेट हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। फर्स्ट, अगर ये जो लाइट है, ठीक है, अगर ये लाइट है इनिशियली ऐसी थी, मैंने मान लिया ये इस तरीके से रोटेट कर गई, ठीक है, ये थीटा एंगल से क्या करा, राइट में रोटेट कर गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो ये लाइट थी वो इनिशियल से इस तरीके से मान लो लेफ्ट में रोटेट कर गई, ये थीटा एंगल से, ठीक है, इसको θ1 दे देना या θ2, मतलब 1 2 3 तीनों में से कोई एक चीज होगी किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। मैंने सारे केस ले लिए। आइदर पहले क्या होगा, या तो वो कोई कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो वो कुछ ना कुछ रोटेट करेगा तो आइदर लेफ्ट में करेगा या राइट में करेगा, ठीक है, आइदर राइट में करेगा, लेफ्ट में करेगा, कैसे भी, यानी इन तीनों में से एक सॉल्यूशन एक ही काम करेगा, तीनों एक साथ नहीं करेगा। ये तो मैंने केसेस ले लिए एक साथ ही। तो जब रोटेट नहीं करेगा तो एज इट इज, और रोटेट करेगा तो राइट और लेफ्ट दोनों पॉसिबिलिटी है। जब राइट में रोटेट कर रहा है, ठीक है, जब ये क्या कर रहा है, राइट में रोटेट कर रहा है, तो हम जब राइट में रोटेट कर देता है सॉल्यूशन, तो हम इस सॉल्यूशन का नाम देते हैं, इसका नाम नहीं दे रहा हूं मैं, इस सॉल्यूशन का नाम दे रहा हूं, लेकिन लिख यहां पे रहा हूं, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्लस और स्मॉल d। अगर ये सॉल्यूशन से PPL पास्ड हुई, अगर इस सॉल्यूशन से ये PPL पास्ड हुई और जो ये प्लेन है ये लेफ्ट में रोटेट हो गया, तो इसको हम नाम देते हैं माइनस और स्मॉल l। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो देखो दो चीज हुई।
अब यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का नेचर क्या है वो हमें ये पीपीएल बता रहा है। पीपीएल क्या बता रहा है? पीपीएल हमें ये बता रहा है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी केमिकल कंपाउंड के सॉल्यूशन या सैंपल से हम जब पास करेंगे इसमें, ठीक है, तो दो चीज हो सकती है, आइदर उसके प्लेन पे कोई फर्क ना पड़े, वो एज इट इज रहे, तब मैं उस सॉल्यूशन को बोलूंगा कि सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली क्यों? क्योंकि लाइट की बात कर रहा है, ठीक है। इनएक्टिव मतलब कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सॉल्यूशन से, ठीक है, कोई प्लेन को चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर यही सैंपल से इस पीपीएल को पास करने पे राइट रोटेट हो जाती है किसी भी डायरेक्शन में, तब मैं उसको क्या बोलूंगा? ऑप्टिकली एक्टिव है, कि पीपीएल के डायरेक्शन को क्या कर देगा? ये चेंज कर देगा, ठीक है। अब ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन अब उसमें दो चीज हो सकती है अगर ऑप्टिकल एक्टिव, आइदर वो लाइट को राइट में रोटेट करेगा, या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्लॉकवाइज, आइदर लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा, या मैं क्या बोल सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट के लिए हम बोलते हैं प्लस, ठीक है, राइट के लिए या क्लॉकवाइज के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? प्लस और स्मॉल डी, ठीक है। लेफ्ट के लिए हम यूज करते हैं माइनस और स्मॉल एल, ठीक है। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है कि राइट में रोटेट करेगा। ये सॉल्यूशन कैसा है? अगर ये राइट में रोटेट कर देता पीपीएल को, तो मैं सॉल्यूशन को बोलूंगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये। अगर ये सॉल्यूशन इस पीपीएल को लेफ्ट में रोटेट कर देगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? लीवो रोटेटरी, ठीक है। अगर लेफ्ट में रोटेट कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, तो माइनस बोलूंगा मैं, या फिर क्या बोलूंगा रिप्रेजेंटेशन में एल से या माइनस से, और एग्जैक्ट एल का मतलब क्या होता है? लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और लीवो भी हो सकता है। अब ये चीज, इसको हम बोलते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्चुअली सैंपल की बात हो रही। यहां पर तो मैंने क्या करा, एक जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, जो किसी भी सोर्स से मिलती थी, उसको मैंने एक पोलराइजर से पास करा। तो पोलराइजर का काम है कि जो इसमें हमारे पास जो लाइट मिल रही है हर प्लेन के अंदर मिल रही है, तो उसको किसी ना किसी एक प्लेन के अंदर स्पेसिफाइड कर देता है, ठीक है। अब किस प्लेन में करेगा, कौन सा करेगा, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारे पास पीपीएल हमें चाहिए थी। जैसे प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल मुझे मिला, तो जो सैंपल है जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है, जो हमारा ऑर्डिनरी कंपाउंड है, उससे हम पास करेंगे, तब ये ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। आइदर ये क्या करेगा? लाइट को रोटेट करेगा, आइदर नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम बोलेंगे ये जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर कर देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे आगे कि ऑप्टिकल एक्टिव जो राइट या लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, या ऑप्टिकल इनएक्टिव, इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर ले, कॉपी कर ले, फिर हम आगे देखते हैं।